हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुलेश मार्कंडे चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जुलाई मंथ में जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस बार का जो वीडियो रहेगा वो पार्ट वाइज रहेगा। पहले नेशनल का, फिर इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, फिर छत्तीसगढ़, ऐसे पार्ट पार्ट में वीडियो रहेगा। तो आज का जो वीडियो है वो नेशनल करंट अफेयर्स, जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का कि यूनेस्को जो है उनके द्वारा सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां स्थल को शामिल किया गया है। ये 43 नंबर का जो स्थल है ये है आपका असम। असम में जो एक स्थल है जिसका नाम है मोइदम, मोइदम को इस बार शामिल किया है। ठीक है, कौन से क्रम का है जी? ये आपका 43 नंबर का है भारत का। इसके पहले 42 स्थल ऑलरेडी इसमें शामिल है। तो ये मोइदम जो है अहोम साम्राज्य का एक कब्रगाह है। ठीक है, वहां के राजवंश थे। कौन से राजवंश? अहोम साम्राज्य के जो राजवंश थे उनको दफनाने के लिए ईंट और पत्थर से बनाए गए कब्रगाह को ही क्या बोलते हैं? मोहिदम बोलते हैं। तो ये जो स्थल जो है बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है। तो ये स्थल को यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो ये जो है भारत का कौन सा क्रम का है? 43वें क्रम का है। इसके पहले अभी हाल ही में जो 42वां क्रम का भारत का जो स्थल शामिल किया गया है वो होयसल, होयसल करके मंदिर है। ठीक, कहाँ है मंदिर? कर्नाटक में, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में स्थित होयसल मंदिर है, इसको शामिल किया गया था। देखिए भारत में टोटल 43 स्थल को शामिल कर चुका है यूनेस्को के द्वारा। इसमें से जो है 35 स्थल जो है सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल है। क्लियर है, ध्यान रखना। और 7 स्थल जो है, 7 स्थल आपका क्या है? प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, ये कैसे है? प्राकृतिक, नेचुरल है। और आपका 35, 7, 42 एक स्थल जो है आपका मिश्रित है, मिश्रित। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। टोटल 43 आपका स्थल है जिसमें से 35 उस सांस्कृतिक श्रेणी के लिस्ट में शामिल है, 7 जो है प्राकृतिक स्थल है और एक मिश्रित, ये दोनों मिक्स है। क्लियर है? आपको बता दूं कि यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति का बैठक इस बार कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। 2024 का क्रम कौन सा है जी? 46 नंबर का क्रम है। ठीक है, एडिशन कौन सा? 46 नंबर का क्रम है जो 21 से 31 जुलाई 2024 में नई दिल्ली जो भारत मंडपम है ना वहीं पर आयोजित हो रहा है। तो इसी में यह घोषणा किया गया है कि 43वें नंबर का जो सांस्कृतिक श्रेणी में भारत के स्थल शामिल हो रहा है वो असम का है। और कौन सा है? मोइदम। क्लियर है? तो ये टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर्स है भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो भूमिगत अंडरग्राउंड म्यूजियम भारत में कहां पर प्रारंभ किया है? ये पहला है, ध्यान रखना। ये है दिल्ली में। दिल्ली के जो हुमायूं का मकबरा है ना दिल्ली में, उसके अंदर यह म्यूजियम बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि यह मकबरा को हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कौन से मकबरा? हुमायूं का मकबरा को। और कौन सी शैली में है जी? चार बाग शैली में। ठीक है, और यह स्थल भी ऑलरेडी पहले से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्लियर है, ध्यान रखना। ये जो आपका भूमिगत संग्रहालय है यहाँ पर एक सिक्का रखे हैं। ठीक है, और सिक्का पर एक तरफ राम लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ अल्लाह लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहां पर उद्घाटन किया गया है या स्थापित किया गया है? दिल्ली, दिल्ली के हुमायूं का जो अकबरा है वहां पर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। अगला करंट अफेयर्स हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और यह सम्मान रूस से प्राप्त हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो है हमारे पीएम जी को 7 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला था। इस बार भी अभी रूस से इनको सम्मान मिला है
इस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एक्सपोर्टल द फर्स्ट कॉल, ये नाम से यह पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसके लिए दिया जाता है जी? वीरता के लिए दिया जाता है, वीरता, ठीक है। और यह जो पुरस्कार एक्चुअल में घोषणा कब किया था? 2009 में किया गया था, बट अभी रूस की यात्रा में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी गए हैं तो वहीं पर इनको सम्मानित किया है। क्लियर है? ध्यान रखना, सेंट एंड्रू एक संत है वहां, उन्हीं के नाम से यह जो पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। क्लियर है? और इसकी प्रारंभ जो है रूस में आपका 1698 से हुआ है, जो अभी तक कंटिन्यू चलते आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और आपका आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके लिए किया गया है? भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के लिए आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है, स्वदेशी है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इसका नाम क्या है जी? इसका नाम क्या है? रुद्रम पहला। ठीक है, लॉन्च जो हुआ है वो सुखोई विमान से हुआ है, SU-30 के द्वारा। क्लियर? ठीक, डीआरडीओ आप लोग जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या है? इस मिसाइल के द्वारा विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, यह जो है हवा से सतह पर वार करेगा। ठीक है, यह मिसाइल का मेन उद्देश्य या फिर मेन कार्य क्या है? हवा से सतह पर वार करने का। ठीक, तो ये स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत में डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्च किया गया है, और इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार की जो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा देश में प्रोजेक्ट परी प्रारंभ किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट परी स्टार्ट किया गया है, ये जो विश्व धरोहर समिति का जो बैठक हो रहा है ना भारत में, कौन से क्रम का? 46वें क्रम का। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रोजेक्ट चालू किया गया है, और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, वर्तमान में मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी है यहाँ के। ठीक है, परी का अर्थ है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया बोले तो दीवारों पर पेंटिंग बनाना, मूर्तियां बनाना, अलग अलग डिजाइन करना, ये सब उद्देश्य है। और यह प्रोजेक्ट जो है कहां पर लॉन्च किया है? ये दिल्ली पर लॉन्च है, दिल्ली भारत मंडपम, क्योंकि यही दिल्ली और भारत मंडपम में यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का बैठक चल रही है। ठीक है, जो 21 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में समापन हुआ है। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। अगला टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1 जुलाई को देश के अंदर 3 नए कानून लागू किए गए हैं। ठीक है, तो यह कानून इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप प्री तथा मेंस दोनों में आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, देखो, इस कानून को लाने का मेन उद्देश्य है कि आम जनता को सुविधापूर्वक, ठीक है, न्याय मिलना बिना किसी देरी के, और सिंपल सा सामान्य रूप से उनको न्याय मिल जाए, अधिक सुलभ न्याय। ठीक है, अब ये जो कानून है एक्चुअल में पारित कब हुआ है? संसद से पारित हुआ था 21 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली है 25 दिसंबर 2023 को, और पूरे देश में जो है लागू हो चुका है वो है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को ये पूरे देश में लागू हुआ है। अब ये 3 जो कानून बनाया गया है, कौन कौन सा है? एक है आपका भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, BNS 2023 के नाम से चलेगा, जरूर 2024 में लागू हुआ है मगर 2023 के नाम से चलेगा। इस कानून में कुल धाराएं जो है 358 धाराएं जोड़ी गई है। पहले इस कानून में, क्योंकि यह सब कानून जो है ब्रिटिश काल में लागू किया गया कानून था, जिसको थोड़ा बहुत करेक्शन करके भारत जैसे आजाद हुआ था तब एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक, तो उस टाइम इसमें कानून जो थे कितने थे?
11 धाराएं थी, ठीक है। यह कानून जो भारतीय दंड संहिता, ठीक है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के स्थान पर देश में लागू किया गया है। इसके पहले आईपीसी धारा चल रहा था, इसके स्थान पर अब चलेगा बीएनएस धारा, ठीक है। अगला जो है सेकंड है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या अधिनियम, ठीक है। इसमें कितनी धाराएं लागू की गई है जी? इसमें जो है कुल धाराएं जो है वो है 531 धाराएं, ठीक। यह कानून जो है दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, सीआरपीसी, इसके जगह पर जो है लागू किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर है। तीसरा जो कानून है देश में लागू किया गया है 1 जुलाई को, वह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। पहले ये कौन से नाम से चलता था? साक्ष्य एक्ट 1872, जो अब वर्तमान में क्या कहलाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023, क्लियर है। नए कानून में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से जोड़े हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, नए कानूनों के तहत आपराधिक मामले में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर परिणाम जारी करना है, ठीक है। कोई जो बन रहे हमारे नए कानून, इसके तहत जो भी आपराधिक मामले हैं उसके जो फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, यदि पहली सुनवाई के 60 दिन भीतर आरोप तय हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारा दूसरा है दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार मौजूदगी में दर्ज करेगी, और इसका रिपोर्ट जो है 7 दिन के अंदर क्या है पेश होना, या अनिवार्य रूप से वो रिपोर्ट आ जाना चाहिए 7 दिन के अंदर। मतलब कोई भी दुष्कर्म पीड़िताओं का कुछ बयान लेना है, कुछ भी लेना है, तो महिला पुलिस अधिकारी का रहना जरूरी है, और साथ में उसके रिलेटिव या अभिभावक जो है होना जरूरी है, और इसका जो मेडिकल रिपोर्ट जो भी आएगी वो 7 दिन के भीतर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला कानून है, नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रद्रोह के स्थान पर अब उससे देशद्रोह जोड़ा गया है, या देशद्रोह कहा जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि कोई भी आतंकवादी अपराध करते हैं, ठीक है, तो उसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाते थे, ठीक है। तो अब उसको क्या बोला जाएगा? वो देशद्रोह के नाम से जाना जाएगा, ठीक। अगला देखो, सभी तलाशी और जब्ती की गई कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, ठीक। कोई भी तलाशी या जब्ती होगी तो उसके लिए वीडियोग्राफी अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बताया गया है। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड हो सकता है, या फिर उम्र कैद का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना बेचना, ठीक है, जघन्य अपराध बताया गया है, ध्यान रखना है। एक और लास्ट है 0FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकता दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और उनको जल्द से जल्द न्याय भी मिलेगा, ठीक। ये कानून जो है नए बनाए हैं उसमें कुछ प्रावधान है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। नया टॉपिक, नए थल सेना प्रमुख, ठीक है। आपका जो सेना प्रमुख बोलते हैं, ठीक है, देश के अंदर नए सेना प्रमुख बनाए गए हाल में, क्लियर है। आर्मी चीफ, ठीक है, किसको बनाया गया जी? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ये जो है नए थल सेना के रूप में 30वें क्रम के है भारत के, और इसके पहले ये जो है वाइस चीफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बने हैं? चीफ आर्मी स्टाफ, ठीक, क्लियर है। ये किसके स्थान पर आए जी? इसके पहले थे मनोज पांडे जी, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। भारतीय सेना का स्थापना एक्चुअल में 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। इसमें 2 और होते हैं, वायुसेना, ठीक है, एयर चीफ मार्शल वर्तमान में कौन है? VR चौधरी जी है। और इंडियन नौसेना या जल सेना, ठीक है, नेवी स्टाफ जो चीफ है वो वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और सेकंड CDS वर्तमान में कौन है जी? अनिल चौहान जी है, अनिल चौहान जी,
ठीक है, सेकंड है ये, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ। इसके पहले आपको पता है विपिन रावत जी जो थे, तो अब सेकंड सीडीएस बनाया गया है भारत का अनिल चौहान जी को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024। ये हर एक साल दिया जाता है, इसको प्रारंभ किए 15 साल हो चुका है, तो इस बार का जो क्रम है वो 15वें क्रम का है। ये देश के अंदर जितने भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें एक सर्वे होता है प्रत्येक साल, तो जहां पर अच्छा कृषि उत्पादन होता है, वो भी अलग अलग क्या है क्षेत्र है, उसके हिसाब से उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जैसे इस बार की कमेटी है सदस्य कमेटी के द्वारा यह सब क्या है घोषणा किया गया है। ठीक है, कृषि के लिए प्रथम पुरस्कार किसको मिला है जी? महाराष्ट्र को मिला है। बागवानी के लिए प्रथम पुरस्कार नागालैंड मिला है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए किसको मिला? हिमाचल प्रदेश को मिला है। पशुपालन, पशुपालन के लिए हरियाणा को, और नवाचार, कृषि में नवाचार करने के लिए किसको मिला है? जम्मू कश्मीर। तो ये टॉप मोस्ट करंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कृषि के लिए प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र है, बागवानी के लिए प्रथम पुरस्कार नागालैंड, खाद्य प्रसंस्करण हिमाचल प्रदेश, पशुपालन के लिए हरियाणा, नवाचार के लिए जम्मू कश्मीर। क्लियर है? ये जो पुरस्कार प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, 15वें क्रम का है। कौन सी समिति? सदाशिव कमेटी के द्वारा यह घोषणा किया गया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा एक दिवस घोषणा किया गया है, और यह दिवस संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये घोषणा करने का उनका मेन मकसद है कि जो 1975 में देश के अंदर जो आपातकाल घोषित किया गया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है, तो उस टाइम 2 साल के लिए देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया दिवस घोषणा किया है। वह कब का डेट है जी? 25 जून को। अब प्रत्येक साल 25 जून को देश के अंदर संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, जिसको काले दिवस के रूप में भी जाना जाएगा। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष क्या होगा? 25 जून को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा कौन किया है? गृह मंत्री जो है, ठीक, देश का अमित शाह, इनके द्वारा घोषणा किया गया है। वजह क्या है? ये वजह इतिहास इनका जाने, हिस्ट्री। तो 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1970, 2 साल तक क्या थे देश के अंदर? आपातकाल, वो भी कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। और इसका वजह क्या था? देश के अंदर आंतरिक अशांति की वजह से यह घोषणा किया गया था, जिसको वर्तमान में अभी हटा दिया गया है। अब सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल आपका 352 के तहत, ठीक है, बाह्य युद्ध आक्रमण की वजह से ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1970, 77, इस समय क्या था? तत्कालीन वहां के जो तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ये जो है भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था। ये जो घोषणा हुई थी, मतलब उस टाइम लोगों को बहुत ही इसमें तकलीफ हुआ था, इसलिए जो अभी वर्तमान में भाजपा सरकार है, जिनके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 25 जून को प्रत्येक वर्ष जो है आपका संविधान हत्या दिवस मनाई करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हाथरस। हाथरस यूपी में हाथरस करके जगह है, वहां पर एक कांड हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सत्संग का आयोजन हो रहा था, ठीक है, और ये आयोजन करता कौन थे? भोले बाबा के द्वारा करवाया जा रहा था यह सत्संग, बिना कोई सुरक्षा के या फिर प्रबंधन की यह आयोजन हो रहा था, जिसमें जो सोचे नहीं थे उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे। कितने लोग आए थे जी? जो 2.5 लाख के करीब जो है लोग वहां पर सत्संग को सुनने के लिए आए थे। ठीक है, जिसमें भगदड़ मचने की वजह से 126 प्लस लोग मर गए थे। ठीक है, तो ये हाथरस यूपी कांड जो है भयंकर डरावना था, जिसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ था, बट इतने लोग की भीड़ की वजह से क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर दब करके मर गए थे। तो यह जो कांड हुआ उसकी जांच आयोग
बनाया गया, उसके प्रमुख जो है कौन है? न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रिजेश श्रीवास्तव को बनाया गया है। क्लियर है? ध्यान रखना। हाथरस यूपी कांड कहाँ हुआ? 2024 में। किसके कारण? भोले बाबा के द्वारा सत्संग आयोजन करता यही थे, इनके द्वारा आयोजन कराया जा रहा था। ठीक है, और ये आयोजन जो हो रहा था बिना किसी कानून मतलब बिना किसी पुलिस की सहायता लिए यह जो आयोजन कराया जा रहा था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और ये आज का अंतिम टॉपिक है। हाल ही में देश के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा 9 नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत 155 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। तो उसी के तहत अभी देश के अंदर 9 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और साथ में एक राज्य ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ का अभी राज्यपाल कौन है जी? छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है रमेन डेका जी को। ठीक है, झारखंड के जो राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ठीक, ये आपका फोटो क्लियर है। तेलंगाना में जिस्सु देव वर्मा जी को बनाया गया है वहां के राज्यपाल। क्लियर। सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर जी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आगे है मेघालय। मेघालय भी राज्य है, यहां से CH विजय शंकर जी को राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र से है CP राधाकृष्णन। पंजाब और चंडीगढ़ ये है गुलाब कटारिया, ये फेमस पर्सन है। ठीक है, असम से बनाया गया है आपका लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को। और लास्ट जो है पुदुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे उपराज्यपाल बनाया गया है के कैलाश नाथन। ठीक है, तो ये जो है आपका राज्यपाल देश के अंदर 9 राज्यों में नए राज्यपाल। तो ये जो है हमारे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स थे। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो अंतरराष्ट्रीय रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा और साथ में छत्तीसगढ़। ठीक, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।